हेलो एंड वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो जो है वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है वो डोबेनियर ट्रेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में होगा, यानी चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोबेनियर ट्रेड की। ठीक है, या फिर लोग से डोबेनियर ट्राइड भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइड। ठीक है, डोबेनियर ट्राइड। तो सबसे पहले जान लो ट्राइड, ट्राइड क्या होता है। डोबेनियर तो खैर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये ट्राइड दिया, और ट्राइड बोलने का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन थ्री। ठीक है, तीन तीन करके ग्रुप बना देना, इसी को हम बोलते हैं ट्राइड, जो कि डोबेनियर साहब ने किया था। तो डोबेनियर साहब के टाइम में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने कोशिश किया कि इसको हम एक तीन तीन के फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं, जिसमें उनका कहना था कि फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं। लिथियम उनका पहला ट्राइड। ठीक है, तीन ट्राइड दिया था, उसमें से पहला। ठीक है, ये तीन। ठीक है, ये पहले ट्राइड का तीन एलिमेंट। तो उनका कहना था कि इन दोनों का अगर हम लोग मास का सम कर दे और एवरेज निकाले तो जो जो भी वैल्यू आएगा, तो इसका हमको जो भी वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा, यानी बीच का जो भी एलिमेंट है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो उनका लॉ था, ये जो रूल था, वो तीन ट्राइड तक तो सक्सेसफुली काम किया, मतलब सक्सेसफुली नहीं, फिर भी अप्रॉक्स वैल्यू ला के दे देता था। बट तीन के बाद जैसे ही, मतलब ये 9 एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स बचे उन पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर्ड थे नहीं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स ये अनडिस्कवर्ड थे। तो उस हिसाब से सेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फॉर एग्जांपल आप यहीं देख लो, लिथियम, लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39। ठीक है, और इसका हम लोग जानते हैं 23 होता है। ठीक है, तो अब देखो एवरेज निकाल के 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 23। तो सोडियम का मास मिल गया। इसी तरह इनका जो दूसरा ट्राइड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, टीनियम और बेरियम। ठीक है, ये इनका दूसरा ट्राइड था। तो इसमें भी इसका मास 40, इसका मास 137 और इसका मास 88। तो जब आप इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो तो आपको अप्रॉक्स ये वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी, अप्रॉक्स ये वैल्यू मिल जाएगी। और जो थर्ड ट्राइड था इनका वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, तो इसमें भी सेम रूल, इन दोनों के मास को सम करके 2 से डिवाइड करो तो आपको ब्रोमीन का मास जो है वो मिल जाएगा। बट उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन सब पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही उन्होंने क्लासिफाई कर पाए तीन के ग्रुप में, बट उसके बाद के एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए डोबेनियर का दिया हुआ जो पीरियोडिक टेबल था उसको बाद में खारिज कर दिया गया। और इसके बाद आए थे न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो चलिए अब देखते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। तो अब बात करते हैं न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव की। तो न्यूलैंड साहब ने क्या किया कि न्यूलैंड साहब ने बोला कि मेरा जो क्लासिफिकेशन होगा एलिमेंट्स का वो संगीत के हिसाब से होगा, म्यूजिकल नोट्स पे होगा। तो हम लोग जानते हैं संगीत में 7 सुर होते हैं, सॉरी, सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, उसके बाद वापस से सा से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उनका कहना था कि जब आप लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करोगे तो जो भी 8th एटम आएगा अरेंजमेंट में वो फर्स्ट वाले से सिमिलर होगी उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन को उठाकर उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, क्योंकि बोला कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी फ्लोरीन भी अपने अंदर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और उस समय तक नोबल गैसेस नहीं थे, इसलिए आपको यहाँ पे हीलियम या फिर नियॉन देखने नहीं मिल रहा है, नियॉन, आर्गन, ये सब देखने नहीं मिल रहा है। ये सब बहुत बाद में आए थे, ये सब गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुए नोबल गैसेस। ठीक है,
तो न्यूलैंड साहब ने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखोगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका उसकी प्रॉपर्टी और जो 8th एलिमेंट है यानी 7th के बाद का जो भी एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। बट ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रही, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहेगा, उनके सबसे सारे में वैलिड होना चाहिए, बट ये सिर्फ यहीं तक वैलिड रही थी, ठीक है। अब देख लो, आप इसी में देख लो, यहाँ तक आपको सारे केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक मिल जाएंगे, बट अब आप इस लाइन में देख लो, बोरोन, एल्युमिनियम और क्रोमियम, ठीक है। क्लास 10 का तो इसको छोड़ते ये क्रोमियम एक क्या बोलो, क्लास 10 में बहुत कम लोग जानते हो। मोस्ट फेमस एग्जांपल पे आते हैं Fe आयरन, इसको क्लास 9 से आप लोग जान लोगे, Fe का मतलब आयरन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो Fe आयरन, हम लोग जानते हैं आयरन मेटल है, यानी उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, सॉरी। बट आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और वहीं पे आपका जो आयरन है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रही। आप यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मैग्नीशियम ये मेटल है, तो इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं रहेंगी। आप इसी में फर्स्ट ग्रुप में देख लो, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। तो कैल्शियम तक इनकी बात तो एकदम सही थी, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास तो प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही थी, बट सिर्फ कैल्शियम तक। बट अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ थी, अगर न्यूलैंड साहब स्पेस छोड़ दिए, जगह छोड़ दिए, फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही है, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी कार्बन सिलिकॉन से मैच नहीं कर रही है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ मैच नहीं हो रही है, आयरन की मैच नहीं हो रही, तो अगर वो यहाँ पे खाली स्पेसेस छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आया तो उसको आप यार यहाँ रख देना, मैं रहूँ ना रहूँ आप उसको यहाँ रख देना, ठीक है। तो ये बहुत हद तक एक एप्लीकेबल पीरियोडिक टेबल बन सकता था, बट उन्होंने ज़बरदस्ती करके जितने भी उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, नहीं ऑलमोस्ट 60 के आसपास एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने सबको ज़बरदस्ती ठूंस दिया, भैया तुम घुसो घुसो घुसो, ज़बरदस्ती डाल दिया टेबल में, ठीक है। ये सिर्फ इतने नहीं, इसके नीचे और आएंगे, ठीक है। बट क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहे थे, अरेंजमेंट पूरा गड़बड़ था, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो न्यूलैंड में सिर्फ कैल्शियम तक ही जो प्रॉपर्टीज़ थी या फिर जो इनका लॉ था वो सेट हो रहा था, उसके बाद सेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से बना हुआ जो हमारा पीरियोडिक टेबल था इसको रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और इसी के बाद आया था मेंडलीफ साहब। अब मेंडलीफ साहब ने यही सबसे अच्छी चीज़ की थी कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं भरा, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं डाला किसी भी आइटम को कि नहीं तुम इस जगह पे इसको हम रखेंगे ही रखेंगे, नहीं, उन्होंने जगह छोड़ दी, ठीक है। मेंडलीफ ने सबसे अच्छा जो काम किया था वो यही था कि उन्होंने जगह छोड़ दी फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स की, और उसको लेके कुछ कुछ प्रेडिक्शंस भी कर दिए थे कि जैसे ये एलिमेंट यहाँ पे अभी नहीं है पर फ्यूचर में मिलेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होंगी, तो ये सब प्रेडिक्शन कर दी गई थी, जिनके वजह से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल काफ़ी टाइम तक वैलिड रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, और इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं MCQs में भी और आपके सब थ्योरी में भी, ठीक है, सब्जेक्ट्स में भी लिखना भी आपको बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो मेंडलीफ साहब ने क्या बोला कि मैं जो अपना पीरियोडिक टेबल दूंगा वो किसी न किसी ऑर्डर में फॉर्मेट में तो मुझे देना है, तो मैं उसको रिएक्टिविटी के हिसाब से दूंगा, यानी उसका ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जो फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे वो रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाएगा, उस फॉर्मेट में मैं अपना टेबल दूंगा, ठीक है। और इनका टेबल जो था वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सेट रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मान लेते हैं R2O3, ठीक है, कोई एलिमेंट है जो कि ऑक्साइड बना रहा है, तो फॉर्मूला मिल रहा है, एलिमेंट पे 2 आ रहा है, ऑक्सीजन पे 3 आ रहा है, और इसका जो हाइड्राइड जब बन रहा था, सेम एलिमेंट का जब हाइड्राइड बन रहा था तो वो RH3 के फॉर्म में आ रहा था। एग्जाम्पल बोरोन या फिर एल्युमिनियम, ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम लो या फिर बोरोन लो तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, यानी उसके ऑक्साइड का जो फॉर्मूला मिलेगा
वो ये मिलेगा और हाइड्राइड का फॉर्मूला ये मिलेगा। बोरोन के साथ करोगे तो भी सेम चीज़ आपको आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो इसी के नेक्स्ट बाद जो आता है RO2RH4, ठीक है। तो इसमें उन्होंने रखा कार्बन सिलिकॉन, तो कार्बन का ले लो तो CO2 CH4, सिलिकॉन का SO2 SH4, ठीक। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ का जो कंपाउंड बन रहा है उस हिसाब से मैं इसको अरेंज करूँ। तो उन्होंने 8 ग्रुप्स दिए थे, यानी 8 अलग तरीके के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को लेकर उन्हें ग्रुप दिया था, ठीक है। और उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स थे उस समय जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको अरेंज किया था। और इस पीरियोडिक टेबल की जो सबसे खास बात है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी भी एलिमेंट को जगह पे नहीं रखा। आप यहीं देख लो, उस समय जितने डिस्कवर्ड थे उनको तो अरेंज किया ही किया उन्होंने, बट जो अभी तक नहीं मिले हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, उन्होंने उनके लिए जगह छोड़ दी, उनको लेकर प्रिडिक्शन दे दिया कि भैया वो मिलेगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा होगा, उसका एटॉमिक मास अप्रॉक्स इतना होगा, उसका मतलब पूरा ब्यौरा पहले ही दे दिया था, ठीक है। तो जैसे इसी ग्रुप को ले लेते हैं, तो यहाँ पे था बोरोन, यहाँ पे कार्बन, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे क्योंकि जो भी एलिमेंट आया था, यानी इसके नीचे एलिमेंट्स तो थे पर उनका जो मास है मान लेते हैं। अब ऐसे देखो, यहाँ पे आया था टाइटेनियम, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका मास जो वो टाइटेनियम से ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात ज़्यादा है, तो उसके बाद होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जगह खाली छोड़ दिया और इसको नाम दे दिया एक्का बोरोन। यानी एक एलिमेंट आपको मिलने वाला फ्यूचर में जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बोरोन से मिलेगी, तो भैया उसका नाम आप यहाँ लिख देना, इस खाली जगह पे भर देना। उसी तरह यहाँ पे एक्का एल्यूमिनियम, फ्यूचर में आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसका केमिकल प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगा, भैया आप उसको यहाँ डाल देना। यहाँ पे एक जगह था एक्का सिलिकॉन, तो इसी तरह उन्होंने जगह खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये रिएक्टिविटी पे बेस्ड था, ऑलमोस्ट देखो तो रिएक्टिविटी पे बेस्ड है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए जो कि रिएक्ट ही ना करे किसी के साथ, ठीक है। तो भैया रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो ना ऑक्साइड बनाना ना हाइड्राइड बनाना, तो मेरे टेबल में तो तुम उसको डाल सकते नहीं हो। सिंपल सी बात है, अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, हाइड्राइड में, तो कहाँ उसको भरोगे, जगह ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के एंड में एक कॉलम दे दिया नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, जिसको आज के डेट में हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। बोला कि अगर ऐसा कोई मिल जाए जो कि रिएक्ट ना करे तो उसको तुम इस ग्रुप में भर देना, जिससे मेरा जो पीरियोडिक टेबल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स भी अपने जगह पे अरेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था एलिमेंट्स को अरेंज करने के मामले में। मीन्स जो एलिमेंट नहीं आए, जैसे यहाँ पे स्कैंडियम उस समय तक नहीं था पर उसके लिए जगह खाली छोड़ दी थी। गैलियम डिस्कवर्ड नहीं था बट जगह खाली छोड़ दी थी। जर्मेनियम डिस्कवर्ड नहीं था लेकिन जगह खाली छोड़ दी थी, फ्यूचर में मिलेगा आपको कोई ना कोई, आप उसका नाम यहाँ पे भर देना। नोबल गैसेस उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं थे पर एक नॉन रिएक्टिव के लिए जगह छोड़ दिया कि भैया भर देना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, तुम भर देना। तो इस तरीके से मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अरेंज किया था। बट यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, इसको मिटाते हैं आगे उसके ड्रॉबैक्स बताते हैं। ये तो थे कुछ खास बातें जो कि मेंडलीफ ने अपने टेबल को लेके बता दी थी, जिसके वजह से इनका टेबल काफ़ी हद तक वैलिड रहा था, ठीक है। और ये जो इनका एलिमेंट का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन इन्होंने जो किया था कि फ्यूचर में एलिमेंट मिलेगा भैया उसको इस जगह पर भर देना, नोबल गैसेस मिलेंगे उसको लेके प्रेडिक्ट किया था। ये सब प्रेडिक्शन, ये सब जो खाली जगह छोड़ी थी,
अपने पीरियोडिक टेबल में ये बहुत हद तक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को सपोर्ट करता था, जो कि न्यूलैंड के टेबल में नहीं थे। अगर आप न्यूलैंड का टेबल देखो, अगर उसमें खाली जगह होती, अगर उन्होंने ज़बरदस्ती एलिमेंट्स नहीं भरे होते तो हो सकता था कि आज के डेट में तो पॉसिबल नहीं था, बट हाँ बहुत लंबे टाइम तक हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में पढ़ रहे होते, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती भर दिया था तो इनवैलिड हो गया। वही मेंडलीफ साहब ने बोला कि फ्यूचर में एलिमेंट्स मिल सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो इन्होंने खुद ने कहा कि एलिमेंट्स जो है वो मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे है, ठीक है। मास बढ़ेगा उस हिसाब से उसको सेट करना, ठीक है। तो उन्होंने नोबल गैस का जो कॉलम छोड़ा उसमें आर्गन आया, उसके बाद आया पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ होना क्या चाहिए था, मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 1, ठीक है। तो कायदे के हिसाब से इसको बाद में होना चाहिए था और इसको पहले होना चाहिए था, यानी पहले आना चाहिए था आपका पोटेशियम फिर आर्गन, ठीक है। बट क्योंकि इसके ऊपर है आपको नियॉन, हीलियम, ये नोबल गैस है, तो भैया आपने ग्रुप मेंटेन करने के चक्कर में आर्गन को पहले डाल दिया और उसके बाद आ गया पोटेशियम, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप वो कई लोग बोल सकते हो कि भैया इसको क्यों देख रहे हो, आर्गन तो उस समय तक था भी नहीं, उनको कोई आइडिया भी नहीं था। तो चलो मान लेते हैं इसको लेकर उनको कोई आइडिया नहीं था, बट इसी चार्ट में एक और जगह उन्होंने गलती की थी, जो RO4 का ग्रुप बनाया था, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ऑक्साइड्स को लेके 8 ग्रुप बने थे, ठीक है। RO2, RO23, RO3O, इस तरीके करके 8 ग्रुप्स बने थे। तो उसमें एक ग्रुप था RO4, ठीक है। इसके अंदर थे 3 एलिमेंट्स, Fe, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। अब आप जब इसको भर रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भरना है आपको, ठीक है। तो Fe को हटा दो, क्योंकि Fe के लिए तो बात सही थी कि Fe का वेट जो था वो कोबाल्ट और निकल से कम था। बट अब यहाँ पे देखो, कोबाल्ट का जो वेट था वो था 58.9 और इसका था 58.7, ठीक है। तो कायदे के हिसाब से इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ होना चाहिए था, बट इसके नीचे के जो एलिमेंट्स थे उसके साथ कोबाल्ट की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी और इसके नीचे की जो एलिमेंट्स थे उसके साथ निकल की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, और एटॉमिक मास नीचे सही अरेंज थे। तो उन्होंने कहा कि सबको छेड़ने से अच्छा इन दोनों को पलट देते, ठीक है। अब ये पलटने के चक्कर में हो गया यहाँ पे गड़बड़, क्योंकि भैया आपने खुद ने बोल दिया कि मास कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ आप खुद ही पलट दे रहे हो, क्योंकि वो टेबल पे सेट शिफ्ट करना, तो सेट करने के लिए आपने कम वाले को बाद में लिख दिया और ज़्यादा वाले को पहले लिख दिया। सेम केस आर्गन और पोटेशियम के साथ हुआ था। तो इस वजह से बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसने पूरी तरीके से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को साफ कर दिया, ठीक है। ये एक डिमेरिट हो गए कि उन्होंने खुद ने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास होना चाहिए, बट खुद ही गड़बड़ कर दी, ठीक है। इसका दूसरा डिमेरिट आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि सेम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। सेम एलिमेंट बोलने का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। मान लेता हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 2 एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता, 2 अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो अगर हाइड्रोजन है तो 1 1, ठीक है। बट अब इसका मास, इसका 1 है, इसका 2 है, एक 3 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे बट जो मासेस है वो डिफर रहेंगे, मासेस अलग अलग रहेंगे। तो देखो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो कम से ज़्यादा की ओर अरेंज करोगे। तो आपने जहाँ जो फर्स्ट था वो था R2O, फर्स्ट ग्रुप था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में R2O, ठीक है। चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा R2O, ये फर्स्ट ग्रुप। तो वहाँ पर उन्होंने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सा हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन विथ मास 1, हाइड्रोजन विथ मास 2 या फिर हाइड्रोजन विथ मास 3? ये कौन सा हाइड्रोजन? क्योंकि इसके बाद कहीं पे भी हाइड्रोजन का कोई जिक्र नहीं होता, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई जिक्र नहीं था। तो ये उस समय के हिसाब से ये हाइड्रोजन 1 और 1 था, यानी हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1।
तो भैया ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप्स लगभग हर एलिमेंट के होते हैं। जैसे कार्बन का आपको मिलेगा, एक मिलेगा C12, एक मिलेगा C14, ऑक्सीजन का मिलेगा 16 और 18। तो कहाँ गए, आपने इसको कंसिडर किया, आपने इसको कंसिडर किया, पर इन दोनों का नामो निशान तक नहीं है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो ये एक ड्रॉबैक था कि उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, आइसोटोप्स को ना एक्सप्लेन किया, ना उनके पोजीशनिंग को लेके कुछ बोला, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो ये था इनका दूसरा ड्रॉबैक। और अब आते हैं इनके थर्ड ड्रॉबैक पे, जो कि आज तक ड्रॉबैक ही है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी वो ड्रॉबैक है। अब इसी से अंदाजा लगा लो को कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और उस ड्रॉबैक का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, उस ड्रॉबैक का नाम है हाइड्रोजन। अब बोलोगे भैया हाइड्रोजन ड्रॉबैक कैसे हो गया। तो हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉबैक है कि आज तक, ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है तब तक की डेट में हाइड्रोजन का जो प्लेस है, यानी इसको जहां रखा गया है मेंडलीफ में भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, वो जगह सही है या गलत, इस पर डिबेट चल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 पे रखा गया है, यानी ग्रुप 1 का है। पर ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है और हाइड्रोजन ग्रुप यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ भी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाता है। तो इसका पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक ड्रॉबैक था। इसके बारे में भी मेंडलीफ साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब मेंडलीफ साहब क्या, आज तक साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, डिबेट चल रहा था। मेंडलीफ साहब तो बहुत पहले थे, उस समय तो इतना साइंस डेवलप भी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ये 3 जो मेजर लिमिटेशंस थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, और इन्हीं 2-3 चीज़ों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने अच्छे से कवर किया। बट ये ड्रॉबैक आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है, इस पर आज भी डिबेट चल रही है। तो ये वीडियो यहीं हम लोग रैप अप करते हैं, और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जितने भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी रो, कॉलम, पीरियड्स, ग्रुप्स, इन सब के हिसाब से जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं।